आज हम ठाट व जन्य राग सिद्धांत या बोल सकते हैं मेल व जन्य राग सिद्धांत, इसके बारे में प्रारंभिक परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात उत्तरी भारतीय और दक्षिण भारतीय पद्धतियों में जो थाट रचना पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में भी क्रमशः जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के व्याख्यान में थाट व जन्य राग सिद्धांत का हम परिचय प्राप्त करते हैं। मेल अथवा थाट दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सकती है। ये तो पता है कि नाद से स्वर उत्पन्न होता है, स्वर से सप्तक उत्पन्न होता है, इसी तरह से सप्तक से थाट उत्पन्न होते हैं। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। शुद्ध हो गए अपने 7 स्वर, सारे गामा पा धा नी। विकृत हो गए 5। कौन से विकृत? रे गा ध नी कोमल और मध्यम तीव्र। इस तरह से कुल 12 स्वर होते हैं और इन्हीं 12 स्वरों की सहायता से थाट तैयार किए जाते हैं और संस्कृत में थाट को मेल कहते हैं। अब हम जानते हैं थाट की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। पहली, यद्यपि थाट 12 स्वरों में से तैयार किए गए हैं, किंतु इसमें 7 स्वर लिए जाते हैं। ये 7 स्वर इन्हीं 12 स्वरों में से चुने जाते हैं। मतलब या शुद्ध होंगे या विकृत होंगे कोई स्वर कोमल होगा, लेकिन होंगे इन्हीं 12 स्वरों में से। 7वां स्वर सा रे ग म प ध नी, ये इसी क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सा ग रे म ध प नी, इस तरह से नहीं, एक क्रम में होने चाहिए। कोई स्वर तीव्र या कोमल तो ले सकते हैं हम, लेकिन जो उसका क्रम है, उसका सिलसिला है, वो यही रहेगा। एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि 7वां स्वर का होना अनिवार्य है, या दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी थाट का संपूर्ण होना आवश्यक है। जबकि आप जानते हैं किसी राग में 7 स्वर भी होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, किंतु थाट में हमेशा 7 स्वरों का होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता है थाट की कि थाट में केवल आरोह ही होता है, अवरोह आवश्यक नहीं होता। जबकि राग में हम पहले आरोह लेते हैं, फिर अवरोह लेते हैं, लेकिन थाट में सिर्फ आरोह होता है। चौथी विशेषता है थाट में एक ही स्वर के 2 रूप, कोमल और तीव्र, साथ साथ आ सकते हैं। 5वीं विशेषता है थाट में रंजकता या मधुरता का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि राग में इस पक्ष का अत्यंत महत्व है। सिर्फ ये दिखाना है कि ये अमुक राग इस थाट में है, तो एक इसका शास्त्रीय पक्ष के रूप में इसको हम ले सकते हैं। रंजकता जैसी चीज़ थाट में आवश्यक नहीं होती है। अगली विशेषता है कि थाट को पहचानने के लिए इनमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर भैरव, थाट का जो आश्रय राग है वो भैरव है, इन्हें हम आश्रय राग बोलते हैं। जो जिस राग थाट से उत्पन्न होता है, मुख्य राग है, जिससे उस थाट का नामकरण हुआ है, उस राग को हम आश्रय राग भी कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बेसिकली थाट की अपनी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं
और राग से किस तरह से अलग है। जहाँ राज में रंजकता होनी चाहिए, इसमें रंजकता आवश्यक नहीं है। सातों स्वर होने चाहिए थाट में, राग में 7, 6, 5 इस तरह से होते हैं। चाहे दक्षिण भारतीय हो संगीत पद्धति हो या उत्तर भारतीय संगीत पद्धति हो, दोनों पद्धति में थाट व जन राग सिद्धांत अलग अलग हैं। उनकी बनाने की प्रक्रिया अलग अलग दर्शाई गई है। दक्षिण में जैसे पंडित वेंकटमुखी के 72 थाट, उत्तर भारतीय में 32 थाट और पंडित भारतखंडे जी के 10 थाट। इस तरह से थाट रचना पद्धति भारत में प्रचलित है। सर्वप्रथम जैसे हम बात करें पंडित वेंकटमुखी के थाट रचना सिद्धांत की, तो इन्होंने 72 थाटों की रचना समझाई है। स्वर वही हैं, 7 स्वर हैं। उन्हीं 7 स्वरों से, या यूँ कह सकते हैं 7 और 5 12 स्वरों से किस तरह से 72 थाट बनते हैं, ये हम समझेंगे। और आगे के व्याख्यान में इसकी रचना प्रक्रिया को भी समझेंगे। इसके अतिरिक्त 32 थाट और पंडित भातखंडे जी के 10 थाट, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे।